हेलो बच्चों। तो दो अलग अलग काइनेटिक एनर्जी हैं क्योंकि दो अलग अलग वेलोसिटी हैं, अलग अलग वेलोसिटी, अलग अलग मोमेंटम, अलग अलग काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। मुझे कैसे पता चला? छोड़ के देखूंगा। रखी रखी का नहीं पता चलेगा, छोड़नी पड़ेगी। एक्सेलरेट थोड़ी करवाना है यार, धीरे धीरे लेके जाना है ना। मैं ऐसे थोड़ी उठाता हूं मार्कर को तो मैं ऐसे उठाता हूं टेबल से। तो ऊपर ले जाते हुए भी ऊपर ही फोर्स और नीचे लाते हुए भी ऊपर ही फोर्स। वो झटक के बाहर जाएगा। क्यों जाएगा? कहां से आई काइनेटिक एनर्जी? अरे तुमने भरी थी पोटेंशियल एनर्जी। तुमने कहां से भरी? वर्क डन करके। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का फिजिक्स वाला फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। हम लोग वर्क एनर्जी चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे और हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर वर्क के बारे में काफी कुछ देखा और हमने वर्क को 9th लेवल से छोड़ करके थोड़ा सा 11th लेवल पर भी जाकर के टच किया था, क्योंकि मैंने आपको कॉस थीटा के बारे में थोड़ा सा बताया था जो कि हम लोग ओलंपियाड के अंदर यूज करते हैं। आज हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों, ठीक है ना। एनर्जी मतलब ऊर्जा। तो ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे और कौन कौन सी एनर्जी हमको पढ़नी है। वैसे तो बहुत सारी होती हैं लेकिन हमको दो पढ़नी है। हमारे सिलेबस में दो हैं, एक है काइनेटिक और एक है पोटेंशियल। तो आज का लेक्चर किस पर होने वाला है, शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले एनर्जी क्या होती है देखेंगे, एक बेसिक डेफिनेशन एनर्जी की। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन भी निकालेंगे, यानी उसकी डेरिवेशन भी करेंगे, उस पर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी सेम, पहले आइडिया देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और कितने तरह की होती है, ये भी पढ़ना है आपको। उसके बाद एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका देखेंगे और न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर करेंगे। ओलंपियाड लेवल तक टच करेंगे इसको, ठीक है जी। तो न्यूमेरिकल आ गए और फिर उसके बाद चैलेंजर तो हर बार की तरह होंगे ही होंगे। तो बच्चों, एनर्जी का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? एनर्जी का मतलब हिंदी में होता है ऊर्जा। हमें एनर्जी किस लिए चाहिए? हमें एनर्जी चाहिए वर्क डन करने के लिए। इसलिए मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर वर्क डन पहले से पढ़ा दिया कि वर्क डन क्या होता है। वर्क डन होता है भाई धक्का मारना और धक्का लग भी जाना। धक्का मारना और धक्का लग भी जाना, यानी कुछ भी चीज को हिलाने के लिए, एक्सेलरेट करवाने के लिए या रिटार्ड करवाने के लिए वर्क डन लगता है ना। उस वर्क डन को करने के लिए हमको क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन हम लोगों को बचपन से ही पढ़ाई जाती है कि एनर्जी इज कैपेबिलिटी टू डू वर्क। तो आज भी वो डेफिनेशन ऐसी की ऐसी है, ये देखो। इट स्टेट्स दैट कैपेबिलिटी टू डू वर्क डन, वर्क डन करने की कैपेबिलिटी, योग्यता। क्या आपके अंदर वर्क डन करने वाले गुण हैं? क्या आप लोगों ने इतना खाना खाया है? क्या आपके शरीर में इतनी एनर्जी है कि आप काम कर पाओ? बोलते हैं ना, एनर्जी है या नहीं है, ऊर्जा बची है कि नहीं बची तेरे अंदर कार्य करने की यदि ऊर्जा है तो कार्य हो पाएगा, ऊर्जा नहीं होगी तो कार्य नहीं हो पाएगा, एनर्जी नहीं होगी तो वर्क डन भी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। और इतना ही नहीं, ये वर्क डन और एनर्जी दोनों इंटर कन्वर्टेबली कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। इंटर कन्वर्टेबल का मतलब समझते हो क्या है? एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं ये। तो आज हम ये भी देखेंगे किस तरीके से वर्क डन एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इन अदर वर्ड्स, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू वर्क एंड बोथ आर इंटरचेंजेबली कन्वर्टेड। दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी वर्क डन जितना था वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी जितनी वो वर्क डन में कन्वर्ट हो सकती है, एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में भी कन्वर्ट हो सकती है। आगे जाके और पढ़ेंगे इस बारे में। आगे क्या कह रहा है एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। मैंने एनर्जी इस दिशा में लगाई ऐसा नहीं बोलेंगे, मैंने एनर्जी लगाई ये बोलेंगे, ठीक है ना। ये वेक्टर के लॉज को फॉलो नहीं करती। एनर्जी सिंपली ऐड होती है, अरिथमेटिकली ऐड होगी है, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, उसी तरीके से ऐड होती जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी मानते हैं, वेक्टर क्वांटिटी नहीं मानते। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी जूल है, और ये एनर्जी की जो यूनिट है जूल, ये वर्क डन की भी यूनिट है, जानते हो आप इस बात को। ये हीट की भी यूनिट है, एनर्जी की भी यूनिट जूल, हीट की भी यूनिट जूल, वर्क डन की भी यूनिट जूल। इसीलिए ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपस में कहीं ना कहीं जुड़ते हैं बच्चों। इसलिए मैंने बोला कि ये इंटरचेंजेबली कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होते रहते हैं एनर्जी और वर्क डन, है ना। तो इसलिए इसकी भी एनर्जी, इसकी भी यूनिट क्या है बच्चों? जूल है। और एक सीजीएस यूनिट होती है, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एक यूनिट सिस्टम है ये, जैसे ऐसा यूनिट सिस्टम है वैसे ही सीजीएस यूनिट सिस्टम भी होता है। सीजीएस यूनिट सिस्टम के अंदर जूल को ही कन्वर्ट किस में कर लेते हैं? अर्ग्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ERGS अर्ग्स, ठीक है। तो वर्क डन का भी ऐसा ही है और एनर्जी का भी ऐसा ही है, सेम टू सेम। आगे क्या लिखा हुआ है? वर्क डन कैन बी चेंज्ड
into numerous forms of energy and vice versa। मतलब वर्क डन डिफरेंट एनर्जी के फॉर्म्स में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी भी डिफरेंट फॉर्म्स से वर्क डन में कन्वर्ट हो सकती है और एनर्जी से एक दूसरे में भी कन्वर्ट हो सकती है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नाम का एक टॉपिक आएगा, लेकिन वो अगले लेक्चर के अंदर है, इस लेक्चर के अंदर नहीं है। पहले तो हम आज डिटेल में बात करेंगे काइनेटिक और पोटेंशियल के बारे में, ठीक है ना। तो आगे बढ़े बच्चों, इतना समझ में आया ना एनर्जी क्या होती है, थोड़ा सा आइडिया चला अपने को बेसिक एनर्जी क्या होती है ना। आओ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो भैया बात करते हैं हम लोग पहली एनर्जी जो हमको पढ़नी है, मैथमेटिकली भी पढ़नी है, जिसका नाम है कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी को हम स्टार्ट करते हैं। यह है बेटा काइनेटिक एनर्जी। क्या क्या लिखा हुआ आया, इट स्टेट्स दैट एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स स्टेट ऑफ मोशन। देखो काइनेटिक एनर्जी के अंदर एक शब्द आया हुआ है काइनिन। ये काइनिन रूट वर्ड, ग्रीक रूट वर्ड है, उससे ये काइनेटिक वर्ड बना है। काइनजियोलॉजी का मतलब होता है मोशन, जब मसल्स मोशन करते हैं तो उसकी स्टडी को, एक बायोलॉजिकल टर्म है ये काइनजियोलॉजी। जो जिम करते हैं ना लोग, वो काइनजियोलॉजी पर स्टडी करते हैं कि किस तरीके से, किस मूवमेंट से कौन सा मसल ग्रो होता है। ऐसी मूवमेंट करेंगे तो कौन से मसल्स इंक्लूड होंगे, खींचेंगे तो कौन से मसल्स इंक्लूड होंगे, बाइसेप्स कब होंगी, ट्राइसेप्स कब इंक्लूड होंगी, चेस्ट कब इंक्लूड होगी, बैक कब इंक्लूड होगी, इसको काइनजियोलॉजी बोलते हैं। तो ये काइनी वर्ड जो है ना, KINE, मोशन के लिए यूज होता है। ये किस लिए यूज होता है, ये मोशन के लिए। यहां देखो, इन अदर वर्ड्स व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन, अगर कोई बॉडी मोशन में होगी, अब वो मोशन कैसा भी हो सकता है, वो ट्रांसलेटरी मोशन भी हो सकता है, वो रोटेटरी मोशन भी हो सकता है, और वो वाइब्रेटरी मोशन भी हो सकता है। मैंने तीनों करके दिखा दिया आपको। एक हो गया ट्रांसलेटरी मोशन, एक हो गया रोटेटरी मोशन, और एक हो गया वाइब्रेटरी मोशन। ये तीनों मोशन अलग अलग काइनेटिक एनर्जी से होते हैं, और होते तीनों काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि तीनों है तो मोशन ही, तीनों है तो मोशन ही। तो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये तीनों आपको 11th क्लास के अंदर जाकर के पढ़ाई जाएंगी। यहां पर हम लोग सिर्फ ट्रांसलेशनल को ही पढ़ेंगे। ठीक, एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं। इन अदर वर्ड्स व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन, अगर एक बॉडी मोशन में है, इट हैज एन एनर्जी, उसके पास एक एनर्जी होगी, उस एनर्जी का नाम काइनेटिक एनर्जी है। यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट पे होगी तो क्या उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी? अगर कोई बॉडी रेस्ट में होगी तो क्या उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी? उत्तर है नहीं। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट हैज जीरो काइनेटिक एनर्जी, उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है। और चौथे पॉइंट में फॉर्मूला लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी का। ये फॉर्मूला कहां से आया, नेक्स्ट स्लाइड पर डिस्कस करेंगे बेटा डिटेल में। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, हाफ mv²। दोहराओ, क्या फॉर्मूला है, हाफ mv²। हाफ मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय v मल्टीप्लाई बाय v, v² बन जाएगा। तो हाफ mv², वेयर m इज द मास ऑफ द बॉडी इन किलोग्राम्स एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी को नापो, मास को केजी में नापो, यानी ऐसा यूनिट। तो फिर काइनेटिक एनर्जी किस में नापेगी, वो भी जूल में नापेगी। अरे है तो एनर्जी। समझ में आई बात? आओ इसको डिराइव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो फाइंडिंग द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्रेशन का मतलब होता है फॉर्मूले को डिराइव करना। ठीक है ना, तो आओ डिराइव करते हैं फॉर्मूले को। देखो बच्चों, शुरू कैसे करेंगे, शुरू करेंगे हम परमात्मा का नाम लेंगे, है ना। तो फाइंडिंग एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आपको स्टार्ट करना है। इसकी स्टार्टिंग होती है बच्चों वर्क डन से। किससे होती है, वर्क डन से। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आप ये बात जानते हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था। ठीक है, अब मैं इतना बड़ा नहीं लिखूंगा, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा बातों को, मतलब शॉर्टकट नहीं मारूंगा, लेकिन शॉर्ट फॉर्म यानी कि जो इनकी डिनोशन है उसके अंदर लिखूंगा मैं इस बात को। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। वर्क डन को W से रिप्रेजेंट करते हैं ना, फोर्स को F से, डिस्प्लेसमेंट को S से। ठीक, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल टू FS, W इज इक्वल टू FS। कोई दिक्कत तो नहीं? क्या मैं इस फोर्स को F इज इक्वल टू MA नाम का एक फॉर्मूला था, याद करो। क्या मैं इस फोर्स की जगह पर इसको रख सकता हूं, MA को, क्योंकि फोर्स बराबर क्या होता है, MA। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, मैंने यहां फोर्स की जगह पर पता क्या लिख दिया, MA लिख दिया। तो MA और S ऐसे कैसे आ गया, तो MAS, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। सही है ना, MAS। आगे सुनो, हम जानते हैं कि एक इक्वेशन है थर्ड
इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी? 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है या नहीं है? मैंने यहां से ना as की वैल्यू निकाल लेनी है। किसकी वैल्यू निकाल लेनी है? as की। जब मैं यहां पर as की वैल्यू निकालूंगा, जरा ध्यान से देखना, ये 2 चला जाएगा उसके डिवाइड में, ये 2 चला जाएगा इन दोनों के डिवाइड में, ये ऐसा हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। क्या कहते हो? क्या कहते हो? तो मैं इस as की जगह पर, यानी a और s के प्रोडक्ट को मैं क्या लिख सकता हूं? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। माने यहां पर मैं क्या पुट कर दूंगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 पुट कर दूंगा, क्योंकि ये भी क्या है? ये भी as है और ये भी क्या है? ये भी as है। क्या कहते हो? तो पुट कर दूं? आइए पुट कर दे जरा इसको। m ब्रैकेट आ गया पूरा, और इसको उठा करके मैंने यहां रख दिया, किसको? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 को उठा के पुट कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ता हूं मैं इसी के साथ। मैं इसको स्प्लिट करके लिखूंगा। अब तरीका होता है स्प्लिट करके लिखने का, मैं इसको स्प्लिट करके लिखूंगा। अब स्प्लिट करके कैसे लिखूंगा? m वी स्क्वायर बाय 2 माइनस यू स्क्वायर बाय 2 लिख सकता हूं या नहीं? लिख सकता हूं या नहीं? वी स्क्वायर बाय 2 यू स्क्वायर बाय 2, और मैंने फिर m को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया, यानी m को यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया, m को यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया और यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों जगह पर मैंने इसको क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने से m वी स्क्वायर बाय 2 माइनस m यू स्क्वायर बाय 2 ऐसा बन गया। और यहां से कौन चलता हुआ आ रहा था? यहां से वर्क डन चलता हुआ आ रहा था, W W W। इसको डब्बे में बंद कर रहा हूं मैं। पता क्यों? अभी नहीं पता चलेगा क्यों, अभी नहीं पता चलेगा क्यों। ये फॉर्मूला जो बना है ना आपका, वर्क डन बराबर mv स्क्वायर बाय 2 माइनस mu स्क्वायर बाय 2, ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स के अंदर बहुत यूज होता है बेटा। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स के अंदर बहुत यूज होता है, तो इसीलिए मैंने इसको अलग से हाईलाइट कर लिया। अभी काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन नहीं निकला है, मैंने यहां पर एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकाला है, बाद में बताऊंगा ये फॉर्मूला क्या था, बाद में बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। हां जी, अभी तक हम कहां पहुंचे थे? अभी तक हम यहां पहुंचे हैं W इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय 2 माइनस mu स्क्वायर बाय 2। आजा बेटा, W इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय 2 माइनस mu स्क्वायर बाय 2, और मैंने बोला भाई इसको अलग से लिख लो, अलग से साइड कर लो इसको, तो इसको हमने अलग से साइड कर लिया, ठीक है ना। अब लेट द बॉडी बी इनिशियली एट रेस्ट। आपको यह मानना है कि बॉडी इनिशियली किस पर है? रेस्ट पर है, ठीक है ना। ये बस मान रहे हैं, ठीक है। कुछ निकालने के लिए कुछ अज्यूम करना पड़ता है ना, तो इसलिए हम यहां पर मान रहे हैं कि इनिशियली बॉडी क्या है बच्चों? रेस्ट पर है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। अब मुझे एक बार बता, ये जो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अगर मैंने इसको यहां पुट कर दिया तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो मैंने u को यहां पर 0 रख दिया। ऐसा करने से सिर्फ mv स्क्वायर बाय 2 बचा, जिसको मैं ये भी लिख सकता हूं, mv स्क्वायर को 2 से डिवाइड करूं या mv स्क्वायर को हाफ से मल्टीप्लाई करूं, बात तो एक ही है ना। आगे वाला पार्ट खत्म हो गया, आगे वाला पार्ट 0 हो गया। अभी तक तो वर्क डन चलता आ रहा था, लेकिन अब इस वर्क डन को कह दिया जाएगा काइनेटिक एनर्जी। आप सोचोगे क्यों भाई, ये क्या बात हुई, क्या मनमर्जी चल रही है आपकी? ये अभी तक तो वो WWW चलता हुआ रहा था, अभी तक तो वो WWE खेल रहा था, अब एकदम से आपने बोल दिया भाई काइनेटिक एनर्जी हो गई है ये। तो ऐसा है बच्चों, एक बात बताओ, अगर कोई बॉडी रुकी हुई है, बात को ध्यान से सुनना, इफ द बॉडी वॉज इनिशियली एट रेस्ट, अगर कोई एक बॉडी रुकी हुई है और तुमने खिंचा के लात मारी, लात मारने का मतलब वर्क डन किया कि नहीं किया? लात मारने का मतलब वर्क डन किया कि नहीं किया? और लात मारोगे अगर रुकी हुई चीज पर तो वो चल पड़ेगी या नहीं चल पड़ेगी? और वो किस एनर्जी से चलेगी? वो जब चलेगी तो किस एनर्जी से चलेगी? अरे जितना तुमने वर्क डन लगाया होगा उसी एनर्जी से चलेगी। जितना तुमने वर्क डन लगाया होगा, जितनी जोर से लात मारी होगी, उतनी ही तो स्पीड से वो आगे जाएगी। सोचो इस बात को, यानी जितना तुमने वर्क डन किया वही तो सारा का सारा किस में चेंज हो गया? काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। वर्क डन ही तो सारा का सारा किस में चेंज हो गया? काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया, क्योंकि वो पहले से बॉल क्या थी? रुकी हुई थी,
है ना। तुमने खिंचा के लात मारी तो वो खिंचा के आगे जाएगी, वो तेज आगे जाएगी। तुमने धीरे लात मारी तो धीरे से आगे जाएगी। यानी तुम जितना ज्यादा वर्क डन करोगे, तुम जितना ज्यादा वर्क डन करोगे, वो उतना ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या होगा बच्चों, कन्वर्ट होगा। इसलिए मैं यहां पर वर्क डन की जगह पर अगर काइनेटिक एनर्जी लिख दूं तो मेरी गलती क्या है, तो मैंने क्या गलत किया। तो इसलिए वर्क डन ही यहां क्या बन गया बच्चों, काइनेटिक एनर्जी बन गया। वर्क डन ही यहां क्या बन गया बच्चों, काइनेटिक एनर्जी बन गया। और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, हाफ mv स्क्वायर के बराबर। अब निकल के आई है वेयर m इज द मास ऑफ द बॉडी। लिख रहा हूं यहां पर सारी बातें जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लिख रहा था मैं तो ये क्या हो गया। m इज मास kg में, v इज वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, और हाफ तो हाफ होता है, ये तो न्यूमरल है। ठीक है बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया, के से काइनेटिक एनर्जी, के से काइनेटिक एनर्जी, जो कि किस में कैलकुलेट होती है बच्चों, जूल में कैलकुलेट होती है। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी बात कर लेता हूं। इस भाई को हम अलग से लेके गए थे जरा साइड में, है ना, कहा था तू कोने में मिल जरा, तो इसको कोने में हम लोग मिल लेते हैं। ठीक है, कोने में कैसे मिलेंगे इसको, यहां मिलेंगे इसको। देखो बच्चों, मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूं क्या, वर्क डन बराबर 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। बोलो जी, लिख सकता हूं या नहीं, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता इसको मैं। तो अगर मैं ये लिखूंगा यहां पर, तो बच्चों ये जो v है, इस v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी वाली एनर्जी भी कौन सी होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और ये है इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी वाली एनर्जी भी कौन सी होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यानी यहां पर दो काइनेटिक एनर्जी हैं। एक बार जब बॉल धीरे चल रही थी तब, फिर एक बार जब जोर से मार दिया तो वो तेज चल पड़ी तब। तो दो अलग अलग काइनेटिक एनर्जी हैं, क्योंकि दो अलग अलग वेलोसिटी हैं। अलग अलग वेलोसिटी, अलग अलग मोमेंटम, अलग अलग काइनेटिक एनर्जी, अलग अलग वेलोसिटी, अलग अलग मोमेंटम, अलग अलग काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि एक बार फाइनल है, एक बार इनिशियल है। इसीलिए मैं इसको सेफली ये लिख सकता हूं कि दिस इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और ये दोनों क्या हो रही हैं, माइनस हो रही हैं। और किसके बराबर हो जा रही हैं, वर्क डन के बराबर हो जा रही हैं। यहां से एक बात समझ में आती है अपने को, अभी समझा रहा हूं, 1 मिनट दे दो बस। इसको मैं बच्चों ऐसा लिख सकता हूं मैथमेटिकली, जब भी चेंज आ रहा है काइनेटिक एनर्जी के अंदर, तो हम इसको लिखते हैं डेल्टा के ई। आप ये बात जानते हो, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के ई। डब्ल्यू का मतलब वर्क डन, और डेल्टा के ई का मतलब क्या है, डेल्टा के ई का मतलब है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको समझा दूं जरा कि क्या मतलब है इसका। इसका मतलब यह है कि तुम जितना वर्क डन करोगे उतना ही काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज लेके आओगे। इस थ्योरम को 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, बोला जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क और एनर्जी कहीं ना कहीं इक्वल होते हैं, कहीं ना कहीं इंटरचेंज होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, वो यहां होते हैं, वो इस एक्सप्रेशन से होते हैं। वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बोले तो जितना वर्क डन करेगा उतना काइनेटिक एनर्जी के अंदर तू चेंज लेके आएगा। जितना वर्क डन करेगा उतना काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज लेके आएगा। ज्यादा वर्क डन करेगा ज्यादा तेज लेके आएगा, ज्यादा चेंज लेके आएगा, और कम करेगा तो कम लेकर के आएगा। अब काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने का मतलब खाली स्पीड को बढ़ाना ही नहीं होता। काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने का मतलब स्पीड का घटाना भी है। तो भाई घटाने के लिए भी तो फोर्स लगानी पड़ती है। कोई चीज बहुत तेज चल के आ रही है, उसको रोकना है, तो क्या करोगे, खूब जोर लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए, खूब एनर्जी से उसको, खूब वर्क डन से उसको रोकना पड़ेगा। तो भी तो वर्क डन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है काइनेटिक एनर्जी को। और जब तुम धक्का तेज मारते हो, कोई बॉल स्लो चलती आ रही है, इमेजिन आप एक फुटबॉल ग्राउंड में खड़े हो, इमेजिन एक बॉल स्लो चलती आ रही है, तुमने लात मार दी उसको, लात मार दी, क्या होगा, वो अपनी स्पीड को बढ़ा लेगी ना। तुमने क्या किया, तुमने वर्क डन किया, उस पर क्या हुआ, उस पर काइनेटिक एनर्जी का चेंज हुआ, तो तुम जितना वर्क डन करते हो बेटा उतना ही क्या लेकर के आते हो, काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज लेकर के आते हो। इस थ्योरम को बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम।
ठीक है, अभी नहीं है सिलेबस में, 11th क्लास के अंदर जाकर के यही दोबारा करना पड़ेगा आपको, लेकिन मेथड वहां पर कैलकुलस वाला होगा। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से समझ लो। एक क्वेश्चन आ गया बच्चे, और ये उसी फॉर्मूला पर बेस्ड है जो मैंने आपको साइड में अभी लिख के दिया था कि वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तुम जितना वर्क डन करोगे उतना काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या लेके आओगे, चेंज लेके आओगे। आओ इसी बेसिस पर हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल ही आधार है हमारी फिजिक्स का। कह रहा है कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा वेलोसिटी को चेंज करने के लिए, यानी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने के लिए। मास कितना दिया हुआ है, 5 किलो दिया हुआ है, और 10 से कितना जा रहे हैं, 15 पे जा रहे हैं। मतलब पहले एक 5 किलो की बॉल, डायग्राम से देख लो, पहले एक 5 किलो की बॉल 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, तो धक्का मारा और धक्का मार के ये 15 से चलने लगी, 15 से चलने लगी। तो भाई कितनी जोर से धक्का मारा है, ये पूछ रहा है, कितनी जोर से धक्का मारा है, कितना वर्क डन किया है इसको यहां तक पहुंचाने के लिए। गिवन लिखते हैं, m 5 kg, u है ना, ये इनिशियल वेलोसिटी है ना, ये 10 मीटर पर सेकेंड, v 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और आपको क्या निकालना है बच्चों, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन के लिए आप लगाओगे पिछला वाला फॉर्मूला, कौन सा सीखा था कि वर्क डन क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज लेकर के आता है। आओ देखें कैसे चेंज लेके आ रहा है भाई। हम जानते हैं कि वर्क डन डेल्टा के के बराबर होता है, और डेल्टा के का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। क्या तुम्हारे पास m है, हां है। क्या तुम्हारे पास v है, हां है। क्या तुम्हारे पास u है, हां है। m भी है, हां m भी है। पुट करो, आंसर निकालो, खत्म, आ गया वर्क डन। यही तो फॉर्मूला है, यही तो फॉर्मूला है जो लगाना है वर्क डन निकालने के लिए। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का चेंज कहीं पर भी दिख रहा हो, वर्क डन का फॉर्मूला तुम सीधा ही लगाओगे। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मत लगा देना। बच्चा सोचता है सर वर्क डन निकालना, वर्क डन का फॉर्मूला तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अरे होता है, कौन मना कर रहा है, कौन मना कर रहा है, लेकिन पूरा डिराइव करना पड़ेगा। वो वहीं से तो लेके आऊं इस फॉर्मूले को भी। अरे वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से ही तो इसको लेके आया हूं, तो ये लगाओ ना सेफली, क्या दिक्कत है। एक हैंडी फॉर्मूला अवेलेबल है आपके पास, है ना, एक टूल अवेलेबल है आपके पास। पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे फटाफट से। देखो कैसे करेंगे, आ जाओ। हाफ कॉमन ले लूं, हाफ और m दोनों कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, हाफ मतलब मेरा सॉल्व करने का तरीका ऐसा ही है यार। हाफ इंटू 5 मैंने कॉमन ले लिया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर को मैं क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं, यानी 15 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। हाफ इंटू 5 इंटू 15 का स्क्वायर हो गया बच्चे 225, और 10 का स्क्वायर हो गया बेटा 100। 225 में तो 100 गया, क्या आया 125। हाफ इंटू 5 इंटू 125, ठीक है ना, 125 पंजे होता है 625। ठीक है, तो 625/2। कहां लिखूं भाई, इधर लिख देता हूं। वर्क डन बराबर हो गया 625, है ना, डिवाइड बाय 2, और इसको आप काट लोगे तो बनेगा 312.5 जूल। वर्क डन है ना, तो जूल के अंदर लिखना पड़ेगा इसको आपको। ठीक है, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। एक और लो, सॉल्व करना जरा, खुद से सॉल्व करो इसको, खुद से करो। आओ गिवन लिखें, आइए गिवन लिखें। कह रहा है वर्क डन कितना करना पड़ेगा स्टॉप करने के लिए। स्टॉप करने का मतलब कौन सी वेलोसिटी की बात हो रही है, या इनिशियल की या फाइनल की। अरे बाद में रोकेगा ना जाकर के, तो इसलिए स्टॉप का मतलब हो गया v0, हां या ना। स्टॉप का मतलब क्या हो गया बच्चे, v0। और मास कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। ट्रैवल कितने पे कर रहा है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा पर कर रहा है, यानी पहले से ट्रैवलिंग चल रही है इसकी। 54 किलोमीटर पर आवर से पहले से ट्रैवल ये कर रहा है। यानी हम लोग जब गिवन लिखेंगे यहां पर, तो लिखेंगे कि m बराबर कितना, m बराबर 10 किलो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और फाइनल वेलोसिटी कितनी, 0 मीटर पर सेकेंड। क्या कहते हो, क्या कहते हो, क्या मुझे किलोमीटर पर आवर पे छोड़ना चाहिए क्या, नहीं, मुझे इस किलोमीटर पर आवर को चेंज करना चाहिए किसमें, मीटर पर सेकंड में। 5/18 से करना पड़ेगा इसको मल्टीप्लाई, 18 एकम 18,
18, 8 या 24, 3 पे जाएगा ये, है ना, 5 से 15 हो गया, 15 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी, v इज योर फाइनल वेलोसिटी एंड m इज मास। वर्क डन निकालना है भाई, मुझे तो एक ही फॉर्मूला आता है वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी के बीच का, क्योंकि यहां तो वेलोसिटियों की बातें चल रही हैं, यहां तो वेलोसिटीज की बातें चल रही है। वर्क डन बराबर होता है डेल्टा के ई के, होता है या नहीं होता? और डेल्टा के ई क्या होता है बच्चे? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। हाफ एम कितना है? 10, पुट कर दिया 10। v कितना है? 0 का स्क्वायर माइनस हाफ एम कितना है? 10। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 15 का स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा पार्ट हो गया 0, खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म हो गया ये। हाफ इंटू 10 इंटू 225, 15 का स्क्वायर होता है ना, और इसको कर लिया 5 से काट दिया तो ये आ गया माइनस 625। हाँ 225 को नहीं, 625 नहीं होगा, 5 5 25, 5 2 10 11 12, 5 2 10 1025। ठीक है, सही है ना? 1025 आएगा ना, या 1125 आएगा? इलेवन 1125। ठीक है जी, तो वर्क डन कितना आ गया बच्चे? 1125 जूल। और ये नेगेटिव में क्यों आया कौन बताएगा? कमेंट में बताइए नेगेटिव में क्यों आया वर्क डन। ठीक है, मैं समझ जाऊंगा आपकी वर्क डन की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है अगर आप ये समझ गए कि वर्क डन नेगेटिव क्यों आया है। पिछले लेक्चर में जाना पड़ेगा, वहां से रिकैप लेकर के आना पड़ेगा कि वर्क डन नेगेटिव क्यों है। चलो आगे बढ़ते हैं, वर्क डन आपने निकाल लिया है। एक ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन है, मैं हमेशा से चाहता था कि मैं इसको डिस्कस करूं, अपने पास टाइम है तो हम लोग जरूर डिस्कस कर रहे हैं इसको। फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m ट्रेवलिंग एट v, चेंज फ्रॉम v टू 3v। मतलब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक m मास की बॉडी है बेटा जो कि v से चल रही है, किसी v वेलोसिटी से वो चल रही है। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि उसकी वेलोसिटी v से ना 3 गुना बढ़ गई। मतलब चलता चला गया, यानी धक्का ऐसा लगा उसको कि v से कितना हो गया? 3v। ठीक है, v से कितना हो गया? 3v। तो आपको दो बातें निकालनी है, एक निकालनी है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बोले तो वर्क डन निकालना है, हाँ या ना? अरे यही तो होता है। तो कह रहा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल एक, तो दूसरा कह रहा परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल। परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मैंने इसका फॉर्मूला आपको सिखाया हुआ है बेटा। देखता हूं कमेंट में आंसर करते हो या नहीं करते। मैंने पॉज कर दिया, यहां आप लोग पॉज कर दो और इसको सॉल्व करो जल्दी से। उम्मीद करता हूं सॉल्व किया होगा आप लोगों ने, है ना? देख बच्चे, सबसे पहले चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए वो मुझे बोल रहा है, यानी मुझे वो कह रहा है कि भाई तू डेल्टा के ई फाइंड कर। डेल्टा के ई का मतलब क्या होता है? डेल्टा के ई का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल का मतलब होता है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, और हाफ एम तो एम ही है, बोले तो कैपिटल एम कर लेता हूं इसको मैं। हाफ कैपिटल एम कर लिया मैंने मास को। फाइनल वेलोसिटी मेरी कितनी है? 3v है भाई, फाइनल वेलोसिटी मेरी 3v है। आप समझ लेना इस बात को। इनिशियल वेलोसिटी मेरी v है। बोलो ऐसे लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा? फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर है? 3v के। मैंने यहां पर 3v पुट कर दिया, उसका भी फिर स्क्वायर लूंगा अभी मैं। कैलकुलेशन चलेगी थोड़ी सी और आगे, आओ चलाते हैं। हाफ m 3v का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 9v स्क्वायर। क्या कहते हो? 9v स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और ये माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। अब बच्चे इस 9 को मैं बाहर भी लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं कि 9 टाइम्स हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसमें से कई तरीके इसको सॉल्व करने के। मैं हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं। हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन लेने से ब्रैकेट में बचेगा 9 माइनस 1, और 9 माइनस 1 होता है 8, है ना? 8 होता है। तो मेरा डेल्टा के निकल के आ गया, क्या? 8 टाइम्स हाफ एम वी स्क्वायर, 8 टाइम्स हाफ एम वी स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट करके भी लिख सकते हो, 2 4 जा करके, वो आपकी मर्जी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? लेकिन मैंने यहां पर बस इतना दिखाना था कि डेल्टा के किसके बराबर आ रहा है? 8 टाइम्स
हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर है। नहीं, इतना चेंज आया है, इतना चेंज आया है। पहले काइनेटिक एनर्जी जो थी, पहले काइनेटिक एनर्जी जो थी वो कितनी थी? वो थी इसके लिए काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम वी स्क्वायर, और इसके लिए काइनेटिक एनर्जी हुई है हाफ एम वी स्क्वायर 9 टाइम्स। तो चेंज कितने का आया? चेंज तो 8 का ही आया ना, वही आ रहा है यहां पर भी। पहले हाफ एम वी स्क्वायर थी, बाद में 9 गुना हो गई, तो चेंज कितने का आया? चेंज तो 8 गुने का ही आया ना भाई, 800% का ही तो चेंज आया है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जीज 800%। अभी देखते हैं, परसेंटेज भी निकाल के दिखाऊंगा, वो देखो परसेंटेज भी अपने को फाइंड करनी है। अभी करते हैं फॉर्मूला। बच्चों, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है क्या है? कभी भी परसेंटेज चेंज निकालना हो किसी भी चीज का, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में इनिशियल इंटू 100। हमेशा क्या करने का? अगर परसेंटेज चेंज बोले किसी भी चीज का, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में इनिशियल इंटू 100। अगर बोले परसेंटेज चेंज निकालना किसी भी चीज का, ये फॉर्मूला याद कर लो, घोट के पी जाओ इस फॉर्मूले को। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में इनिशियल इंटू 100, 12वीं तक काम आएगा ये फॉर्मूला आपको, ठीक है। और ये 7वीं क्लास में पहली बार पढ़ा था आपने, मैं कोई नई बात नहीं पढ़ा रही है। ये प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट से निकल के आया वाला फॉर्मूला, आप वो जानते हो, आप लोगों ने बचपन में इस बात पढ़ी हुई है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज चेंज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? काइनेटिक एनर्जी फाइनल में से काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को माइनस करूंगा, और अपॉन में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ही लिख दूंगा, और इसको इंटू 100 कर दूंगा। ये करूंगा मैं। कलर बदलते हैं अब इसका। भैया काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है? 9 टाइम्स हाफ एम वी स्क्वायर। इनिशियली कितनी थी? ओनली हाफ एम वी स्क्वायर। इनिशियली कितनी थी? ओनली हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 100। क्या कहते हो? हाफ एम वी स्क्वायर से हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन लेके ऊपर नीचे सब जगह कट जाएगा, और यहां बचेगा 1, और नीचे ही बचेगा 1। तो 9 में से जब 1 जाएगा, अगर आप मेरी बात समझ रहे हो, हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन लेना, यहां पर 9 में से 1 जाएगा, 8 आएगा, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 1 इंटू 100, जो कि मैंने आपसे अभी कहा ही था कि 800% का चेंज आया है बेटा। 8 गुना होने का मतलब होता है 800% का चेंज आना, ठीक है। अगर मेरी सैलरी इस टाइम पर 150 रुपए है, और अगले महीने मेरी सैलरी 300 रुपए हो जाती है, इसका मतलब है कि 100% चेंज आया मेरी सैलरी के अंदर, 100% इंक्रीमेंट मुझे मिला है, जितनी थी उतनी और बढ़ गई। तो ये अगर हाफ एम वी स्क्वायर थी, ये 9 गुना बढ़ गई है। मतलब मेरी सैलरी मान लो अगर 100 रुपए थी तो 900 रुपए हो गई है। तो चेंज कितने का आया? चेंज आया 800 का, है ना। चेंज आया 800% का, 800% का चेंज आया। तो वैसे यहां पर भी मैं आपको चेंज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैथ्स पक्की होगी तो मेरी बात आप समझ पाओगे, नहीं पक्की तो करो पक्की, ठीक है। मैथ्स पक्की नहीं है तो करो, ठीक है ना। पूनिया सर के बच्चे हो तुम लोग, पूनिया की दुनिया में, है ना, तुम लोग खोए रहते हो, तो मैथ्स को वहां से सीखो, बहुत बढ़िया तरीके से सीखो, आप समझ पाओगे मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। बारी आ गई पोटेंशियल एनर्जी की, बारी आ गई पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? ऐसा है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी होती है 2 तरह की। पोटेंशियल एनर्जी होती है कितने तरह की? 2 तरह की। एक होती है पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन वाली, और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी ओरिएंटेशन वाली। अब ये पोजीशन वाली कौन सी होती है और ओरिएंटेशन वाली कौन सी होती है, ये मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, लेकिन लेटर ऑन, मतलब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर समझाऊंगा, ठीक है ना। अभी के लिए आप सिर्फ डेफिनेशन देख लो इसकी, कि जब भी कोई बॉडी एनर्जी पोजेस करती है, उसके पोजीशन की वजह से या उसकी बनावट की वजह से। ओरिएंटेशन का मतलब होता है बनावट, पोजीशन का मतलब होता है रखावट, कि रखा कहां हुआ है। पोजीशन का मतलब रखा कहां हुआ है, और ओरिएंटेशन का मतलब बना कैसा हुआ है। तो ओरिएंटेशन हो गई बनावट, और पोजीशन हो गई रखावट, है ना। तो रखा कैसा और बना कैसा, इस बेसिस पे डिपेंड करती है कि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी या नहीं होगी, ठीक है। उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी या नहीं होगी। अब 2 तरह की पोटेंशियल एनर्जी है जो हमको पढ़नी है, एक बाय पोजीशन और एक बाय ओरिएंटेशन। तो दोनों का थोड़ा थोड़ा हम आइडिया ले लेते हैं, उसके बाद आगे जाकर के उसको डिटेल में डिस्कस हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आ रहा बाय पोजीशन। भैया कोई भी बॉडी की कोई सर्टेन पोजीशन है, कोई बॉडी की कोई सर्टेन पोजीशन है, क्या उस पोजीशन पर होने की वजह से उसके अंदर कोई एनर्जी होगी? उसी एनर्जी का नाम पोटेंशियल एनर्जी है।
किसी बॉडी की कोई पोजीशन होने से क्या उसके पास कोई एनर्जी होगी? होगी तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो ये मार्कर यहां रखा हुआ है, क्या इसके पास फिलहाल कोई एनर्जी है? क्वेश्चन नंबर 2, ये मार्कर यहां रखा हुआ है, क्या इसके पास कोई एनर्जी है? बिल्कुल है, इधर भी थी इधर भी है, लेकिन यहां कम है और यहां ज्यादा है। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। मुझे कैसे पता चला? छोड़ के देखूंगा। रखी का नहीं पता चलेगा, छोड़नी पड़ेगी, इसे गिराना पड़ेगा। गिराऊंगा तो यहां से गिरेगा तो हो सकता है ना टूटे, इधर से गिराऊंगा तो हो सकता है टूट भी जाए, है ना, क्योंकि तेज गिरेगा ये नीचे। ये ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से नीचे गिरेगा। काइनेटिक कौन सी होती है? अरे मोशन वाली। तो जब इसको मैं यहां से छोड़ूंगा, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती आएगी, यानी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा से गिरेगी, और यहां से छोड़ूंगा, इधर से छोड़ूंगा अगर, तो काइनेटिक एनर्जी कम से गिरेगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी कम और ये काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आई कहां से? ये आई पोटेंशियल से। यहां पोटेंशियल कम थी, जब गिरेगी तो नहीं टूटेगी, और यहां पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, जब गिरेगी तो हो सकता है टूट जाए। तो ये हाइट पर डिपेंड कर रही है या नहीं कर रही? ये पोजीशन पर डिपेंड कर रही है या नहीं कर रही? कर रही है। अरे कम हाइट पर होगी तो चोट कम लगेगी, ज्यादा हाइट पर होगी तो चोट ज्यादा लगेगी। अगर मैं छत से गिर जाऊं तो बचना मुश्किल है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर से गिरूं तो हो सकता है 2-4 दांतों की खिड़की बन जाए, बस, है ना, मुंह में खिड़की बन जाए। आप इमेजिन कर सकते हो मुझे खिड़कियों के साथ, ठीक है ना। तो ये होती है पोजीशन वाली पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एक बॉडी की कोई सर्टेन पोजीशन हो, उस पर जो एनर्जी होगी उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। फिर आती है बाय ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि चीज की बनावट कैसी है, चीज बनी कैसी हुई है। तो तब जो उसके पास एनर्जी होगी उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, तब उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। चीज बनी कैसी हुई है, अब ये बनी कैसी हुई है को कैसे समझाऊं मैं? तो ऐसा है भैया, हर ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं बना कि उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो सके। शब्द सुनना स्टोर होना। हर बॉडी ऐसी नहीं बनी कि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो सके। कुछ ही बॉडीज को इंसानों ने बनाया या परमात्मा ने बनाया, मतलब मैन मेड हो सकती है या भगवान द्वारा बनाई गई हो सकती है, जो कि पोटेंशियल एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर सकती है। हर बॉडी अपने अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं कर सकती ड्यू टू इट्स ओरिएंटेशन। हो सकता है उसकी बनावट ही ऐसी ना हो सकता है कि उसकी बनावट ही ऐसी ना हो। तो ये बनावट वाला क्या सीन है, लेटर ऑन जाकर के पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आप अभी के लिए पोजीशन वाला पार्ट सुन लो, ये वाला, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है कि अगर ग्राउंड पर कोई चीज रखी हुई है तो हम उसको जीरो लेवल मानते हैं। वी कंसिडर का मतलब माना हुआ है, मैंने माना हुआ है कि कोई चीज अगर जमीन पर पड़ी है, तो वो जीरो लेवल पर है, जीरो हाइट पर है वो। और अगर वो जीरो हाइट पर है तो इसका मतलब उसके पास कोई एनर्जी नहीं होनी चाहिए। तो ये बात सही है, मेरे मान्यता अनुसार सही है। हो सकता है तुमने कोई और ग्राउंड माना हो सकता है मम्मी ने कोई और ग्राउंड माना हो सकता है पापा ने कोई और ग्राउंड माना हो सकता है दादा ने कोई और ग्राउंड माना हो, तो वो ठीक है। लेकिन कोई एक ग्राउंड अगर आपने मान लिया है, एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया है, उस रेफरेंस पॉइंट से जितना ऊपर जाओगे, उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी बड़ी रिलेटिव टर्म है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। ये आगे लिखा है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इसका मतलब समझाऊं अब। मान लो पहले बॉडी यहां थी, पहले बॉडी इस जगह पर थी, उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा। पहली बॉडी, मान लो पहले बॉडी यहां पर थी और मैं यहां से इसको उठा करके ऐसे ले गया, यहां से उठाई और ऐसे ले गया, यहां से उठाई ऐसे ले गया, यहां से उठाई ऐसे ले गया, और मैं कल को ऐसे ले गया, या ऐसे करता हुआ, तो ये इस बात पर डिपेंड नहीं करेगी कि मैं इसको कैसे लेके आ रहा हूं, ऐसे लेके आ रहा हूं क्या। ये सिर्फ इस बात पे डिपेंड करती है कि इनिशियल पॉइंट क्या था और फाइनल पॉइंट क्या है। दैट्स इट। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल और फाइनल के बीच में कुछ नहीं, पाथ पर ये इंडिपेंडेंट है। ऐसे लेके जाऊं तो भी उतनी पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे लेके जाऊं तो भी उतना वर्क डन, ऐसे लेके जाऊं तो भी उतनी एनर्जी, ऐसे लेके जाऊं तो भी उतनी पोटेंशियल एनर्जी। मैं ऐसे लेके आऊं तो भी पाथ से इंडिपेंडेंट होती है। ये पाथ इंडिपेंडेंट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होती है। ये फॉर्मूला इसका है mgh। m का मतलब मास, g का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होती है, और h का मतलब हो गया हाइट। तो m, g और h तीनों का मल्टीप्लिकेशन,
इस पर डिपेंड करती है पोटेंशियल एनर्जी। आओ ये एक्सप्रेशन कहां से आया वो देखें। फाइंडिंग द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय पोजीशन, ठीक है, पोजीशन को देखते हुए इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं हम लोग, ठीक है। उम्मीद है थक तो नहीं गए आप लोग, एनर्जी बराबर है ना आपके अंदर, ठीक है ना। आओ देखते हैं बच्चों, कार्रवाई तो वर्क डन से ही स्टार्ट होती है। कोई भी एनर्जी को डिराइव करना हो आपने, अभी सीख लो इस बात को, कोई भी एनर्जी को आपने डिराइव करना हो, चाहे पोटेंशियल को चाहे काइनेटिक को, वर्क डन से शुरुआत करनी पड़ती है। वर्क डन से शुरुआत करनी पड़ती है। वर्क डन बराबर होता है कि नहीं होता, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के। W इज इक्वल टू एफ एस, है ना, F मल्टीप्लाई बाय S, सही है। आओ डिराइव करें। एक सिचुएशन समझाता हूं बेटा आपको। ग्राउंड पर एक m मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इमेजिन ग्राउंड पर एक m मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यह नीचे की तरफ कितनी फोर्स लगा रहा होगा? वेट फोर्स लगा रहा होगा, mg के बराबर, हाँ या ना। और हमने पिछले लेक्चर के अंदर यह बात डिस्कस करी थी, वर्क लेक्चर के अंदर, कि इसको ऊपर उठाना चाहता हूं अगर मैं चाहता हूं कि इसको ऊपर उठा लूं, तो ऊपर उठाने के लिए मुझे अप्लाइड फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी? mg के बराबर, mg से कम या mg से ज्यादा? बोलो, करी थी ना हमने बात, mg के बराबर, mg से ज्यादा या mg से कम? तो आंसर है mg के बराबर, ज्यादा नहीं, उछालना नहीं है ऊपर, और इतना भी नहीं फोर्स लगानी कि उठा भी ना पाए इसको हम। तो कम तो लगानी नहीं है किसी भी सूरत में, ज्यादा भी नहीं लगानी, बराबर लगानी है, ताकि ये अपने कांटेक्ट को लूज कर जाए और ये धीरे धीरे उठता ऊपर पहुंच जाए। एक्सेलरेट थोड़ी करवाना है यार, धीरे धीरे लेके जाना है ना। मैं ऐसे थोड़ी उठाता हूं मार्कर को तो मैं ऐसे उठाता हूं टेबल से। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? mg के बराबर क्या लगानी पड़ेगी? फोर्स लगानी पड़ेगी। कोई टेंशन? समझ में आया? उछालना नहीं है, प्यार से लेके जाना है। प्यार से लेके जाने के लिए mg के बराबर फोर्स लगती है। कान खोल के, दिमाग खोल के सुन लो। आगे मैं इसको उठाता एक h हाइट पर ले गया। ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, m मास वाला, यही था। इसको उठाता यहां तक ले गया मैं, ठीक है बेटा। मैंने इसको डिस्प्लेस कितने के बराबर करवाया? h के बराबर कराया ना। डिस्प्लेस कितने के बराबर कराया? h के बराबर कराया ना। मुझे एक बात बता, मैंने ऊपर की तरफ कितनी फोर्स लगाई? mg के बराबर, mg नहीं, mg के बराबर, जो कि mg है। लेकिन ऐसा बोलो मत कि ऊपर भी mg लगेगी। और ऊपर थोड़ी कोई ग्रेविटी लगा रहा है, ग्रेविटी तो नीचे लग रही है ना, ये तो हम लगा रहे हैं। तो ये तो कौन सी फोर्स है? अप्लाइड फोर्स है। ये तो F अप्लाइड है। कितनी के बराबर? mg के बराबर। अरे डिस्प्लेसमेंट कितनी है बेटा? डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है? हाइट के बराबर है। बोलो फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया? mgh। वर्क डन को ही यहां क्या बोल दूंगा? पोटेंशियल एनर्जी बोल दूंगा। तुम बोलोगे सर अब ये कैसे हो गया? बेटा एक बात बता, मैंने जब चीज को ऊपर उठाया तो मैंने वर्क डन किया कि नहीं किया? फोर्स लगाई नहीं लगाई? डिस्प्लेसमेंट हुई नहीं हुई? वर्क डन भी लगाया, माने फोर्स भी लगाई और डिस्प्लेसमेंट भी हुई। तो मैंने अल्टीमेटली क्या किया? मैंने इसकी पोजीशन को चेंज किया कि नहीं किया? और पोजीशन को ज्यादा चेंज कर देता तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाती, पोजीशन को कम चेंज करता तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती, है ना। अगर वर्क डन को ज्यादा लगाता तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, और वर्क डन को कम लगाता तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती। यही तो बात हो रही है यहां पर भी। मैंने वर्क डन किया और क्या लगाई? मैंने वर्क डन किया और क्या स्टोर होती चली गई? पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर होती चली गई। तो वर्क डन को मैं पोटेंशियल एनर्जी के बराबर क्यों ना लिखूं? अगर मैं वर्क डन को ही पोटेंशियल एनर्जी लिखूं तो मेरी क्या गलती है इसके अंदर? वर्क डन ही किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? जैसा फॉर्मूला हमने वर्क डन का लिखा था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वैसा ही सेम टू सेम फॉर्मूला यहां पर
ऐसा भी आप लिख सकते हो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। वैसे नेगेटिव का साइन लगता है, 11th क्लास की बातें अभी छोड़ देना इन बातों को, ठीक है। वर्क डन जैसे बराबर काइनेटिक एनर्जी के चेंज के होता है ना, वैसे ही वर्क डन बराबर पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के भी होता है। तो आप यहां पर इसको सिंपली ये कह सकते हो कि दिस इज पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या होगी बेटा, mg हाइट फाइनल, H2 लिख सकता हूं, माइनस mg हाइट इनिशियल, यानी कोई फाइनल हाइट होगी कोई इनिशियल हाइट होगी, जो कि किसके बराबर होगी, वर्क डन के बराबर। उनकी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस वर्क डन के बराबर होगा। वर्क डन बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा बोला जाएगा। जैसे वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी था, वैसे ही वर्क डन बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी हो रहा है, होता है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल की तरफ। Find the work done required to raise an object of mass 6 kg to a height of 15 meter and then bring down to the height of 5 meter। सुनना बच्चों ध्यान से, हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से एक 6 kg का मास उठाया, 6 kg का मास उठाया उठाया उठाया, कितनी हाइट पर ले गए, 15 मीटर की हाइट पर ले गए, यहां पर ले गए इसको, यहां पर ले गए इसको, इस जगह पर ले गए इसको, 6 किलो वाले को, ठीक है। तो कुछ वर्क डन किया होगा ना, वो वर्क डन पूछ रहा कितना किया है, वो वर्क डन पूछ रहा कितना किया है। उसके बाद इसको उठा करके कहां लेके आए, 5 मीटर वाली हाइट पर लेकर के आए, यानी कहां लेके आए, नीचे लेके आए। पहले ऊपर ले गए थे, पहले इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करी थी, फिर इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करी, ठीक है ना। और कहां लेके आए बच्चों, इस हाइट तक लेकर के आए। ये कितना है, ये 5 मीटर है। तो 15 मीटर से 5 मीटर पर, यहां से यहां लेकर के आए हैं इसको, ठीक है। अब ला करके फाइनली यहां रख दिया है, अब ला करके फाइनली यहां रख दिया है। बोल रहा भैया नेट वर्क डन बताओ कितना है, बोल रहा टोटल वर्क डन बताओ कितना किया है। अभी बताते हैं इसको, अभी बताते हैं इसको। पहले काम कर, 3 सेक्शन में डिवाइड कर देता हूं मैं इस क्वेश्चन को, इसको धीरे रन देता हूं। पहले ऊपर ले जाने वाला, फिर नीचे लाने वाला, ठीक है ना, फिर टोटल। देख लो जरा, अपवर्ड, पहले ऊपर लेके जा रहा हूं, ऊपर लेके जा रहा हूं मतलब ग्राउंड से किसी हाइट पर लेके जा रहा हूं, और मुझसे पूछा जा रहा है कि भाई कितना वर्क डन किया गया है। वर्क डन बराबर होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, कोई दिक्कत तो नहीं। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 1 मिनट, इसको भी मिटा के पीछे थोड़ा सा लिखता हूं, यहां से mg h फाइनल माइनस mg h इनिशियल। बच्चों h इनिशियल तो ग्राउंड है ना, और ग्राउंड तो 0 माना जाता है, ग्राउंड की हाइट तो 0 मानी जाती है। और फाइनल हाइट कितनी है, फाइनल हाइट है 15 मीटर, फाइनल हाइट है 15 मीटर। तो बच्चों m यानी 6 kg, g यानी 10, और फाइनल हाइट कितनी 15, और माइनस किसके हो गया, 0 के, क्योंकि हाइट इनिशियल 0, सब कुछ 0 हो गया। 15 छिके 90 इंटू 10 900 जूल। ऊपर ले जाने में वर्क डन कितना करना पड़ा, 900 जूल। ये मैंने कैलकुलेट करके निकाला। आओ अब इसको डाउनवर्ड लेकर के आते हैं। बच्चों जब मैं चीज को नीचे से ऊपर लेके जाता हूं तो मैं फोर्स कहां लगाता हूं, ऊपर। जब मैं चीज को ऊपर से नीचे लेके आता हूं तो मैं फोर्स कहां लगाता हूं, नीचे। गलत। जब मैं चीज को ऊपर से नीचे लेके आता हूं तो भी फोर्स ऊपर ही लगाता हूं, नीचे नहीं लगाता। क्या बात कर रहे हो सर, ऊपर ले जाएंगे तो फोर्स ऊपर जाएगी और नीचे लेके आएंगे तो फोर्स नीचे लगेगी। अरे नहीं नहीं, जब मैं चीज को नीचे लेके आ रहा हूं बच्चों तो भी नीचे ही फोर्स लगेगी और तो भी ऊपर ही फोर्स लगेगी। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इस चीज का। ये बैग है मेरे हाथ में, एक पता नहीं किसका है, ये यहां पड़ा था, उठा लिया मैंने ऐसे ही, ठीक है ना। ये मेरे हाथ में एक बैग है, ठीक है। मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं, ठीक है ना। आप इसकी टाइटनेस देखना कितनी है। अगर आपको ये ना दिख रहा हो तो ये देखो, ये देखो आप, ठीक है ना। आप ये देखना है टाइट कितना है, ये देखो ये टाइट कितना है, ठीक है। और मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूं, ये ले गया ले गया ले गया ले गया ले गया ले गया ले गया, है ना।
ऊपर लेके जा रहा हूं, ऊपर लेके जा रहा हूं, डिस्प्लेस भी ऊपर ही करा रहा हूं और फोर्स भी कहां लगा रहा हूं, ऊपर ही। देखो तना हुआ है, ये पूरा तना हुआ है, टेंशन है पूरी इसके अंदर, टेंशन है तो यानी ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है, ठीक है ना। अब मैं इस बैग को नीचे लेके आ रहा हूं, तो मुझे एक बात बता, नीचे लेके आने के लिए क्या ऐसे फोर्स लगा दूं क्या इसके ऊपर, नीचे की तरफ फोर्स लगा दूं क्या इसके ऊपर? मैं इसको जब नीचे लेके आऊंगा ना, तो देखियो तो भी तना रहेगा ये। आपके पास लैपटॉप का बैग है, आपके पास गहनों से भरा हुआ बैग है, आपके पास सोने के बिस्किट की तुम स्मगलिंग करके आए हो, है ना, तो उस बैग को क्या ऐसे फेंक दोगे नीचे? तुम अपने सामान को नीचे जाने की तरफ, जब वो नीचे जा रहा हो, मतलब नीचे लेके जा रहे हो, तो नीचे की तरफ फोर्स लगा दोगे क्या उसके ऊपर? नहीं, आप तब भी कहां फोर्स लगा रहे होगे? ऊपर ही लगा रहे होगे। तो ऊपर ले जाते हुए भी ऊपर ही फोर्स और नीचे लाते हुए भी ऊपर ही फोर्स। तो मिसकंसेप्शन से बचो, कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो अपना। जब हम किसी चीज को ऊपर से नीचे लेके आ रहे हैं प्यार से, आराम से, तब भी फोर्स कहां लगेगी? ऊपर ही लगेगी। तब भी फोर्स कहां लगेगी? ऊपर ही लगेगी। आइए कैलकुलेट करें इसको कैलकुलेट करें। फोर्स लग रही ऊपर, इस पर फोर्स लग रही ऊपर और डिस्प्लेस करवा रहे हैं इसको नीचे की तरफ, ठीक है। आओ वर्क डन निकालें, इसका वर्क डन निकालें। मैं चाहूं तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल भी लगा सकता हूं, लेकिन मैं यहां पर वर्क डन को अलग सेंस में निकाल कर ना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करना चाहता हूं, आपको कुछ दिखाना चाहता हूं मैं एक्चुअली, इसलिए यहां पर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगा रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये मत बोलना सर ये क्या कर रहे हो आप, धोखा दे दिया आपने तो हमको। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, देख बेटा, ऊपर की तरफ फोर्स लगाऊंगा ग्रेविटी के बराबर ही, यानी m इंटू जी के बराबर ही, और डिस्प्लेस कितना करा के ला रहा हूं? नीचे की तरफ। भैया ये 15 है, मुझे 5 पे लाना है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? यहां से यहां तक 10 होगी ना भाई। ये 15 है, यहां से यहां तक 15 है, यहां से यहां 5 पे लाना है, तो डिस्प्लेस कितना करके लाना पड़ रहा है मुझे? इसको 10 मीटर डिस्प्लेस करके लाना पड़ रहा है मेरे को। तो मैं यहां पर क्या रखूंगा? यहां पर मैं 10 रखूंगा डिस्प्लेसमेंट। अभी पुट करता हूं जरा। m मास कितना है? 6, ग्रेविटी कितनी है? 10, और इस बार डिस्प्लेसमेंट करवा रहा हूं नीचे की तरफ। सिखाया हुआ ग्रेविटेशन के अंदर मैंने, डिस्प्लेस कहां करवा रहा हूं? नीचे की तरफ। -10, आंसर आया -600 जूल। भैया वर्क डन आया है नेगेटिव में, वर्क डन आया है नेगेटिव में। और नहीं मानते तो इससे भी करके देख लो, चलो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से करके भी देख लो। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, फाइनली कहां पर आया है वो? mg h फाइनल माइनस mg h इनिशियल। m कितना है? 6 इंटू 10, और फाइनली कितनी हाइट पर है वो? 5 पर। इनिशियली कितनी हाइट पर था? इनिशियली कितनी हाइट पर था? 15 पर। 6 10 60 को कॉमन ले ले बेटा, 60 कॉमन ले ले, 5 में से 15 जाएगा, आएगा -10। बोल बेटा -600 आ रहा है या नहीं आ रहा? बोल जरा, -600 आ रहा है कि नहीं आ रहा? -600 आ रहा है अभी भी और ऐसे भी। आओ नेट वर्क डन निकालें, नेट वर्क डन निकालें, ठीक है। ये वाला वर्क डन हो गया अपवर्ड, U यानी ऊपर वाला, और ये हो गया डाउनवर्ड, ये हो गया डाउनवर्ड। टोटल वर्क डन कैसे लिखूंगा? टोटल वर्क डन लिखूंगा भैया, अपवर्ड कितना हुआ प्लस डाउनवर्ड कितना हुआ। अपवर्ड कितना हुआ है भाई? 900। डाउनवर्ड कितना हुआ है भाई? -600। 900 में से 600 का कितना आया? 300 जूल। बोलो जी, ये आया कि नहीं आया? 300 जूल आया कि नहीं आया? और इतना सब खेचल खेल खपड़ करने से अच्छा पता है क्या था? इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ही कंसिडर करके मैं बात खत्म कर सकता था। ये जो निकल करके पूरा मैंने काम किया है, और जो वर्क डन 300 निकल करके आया है, ये नेट वर्क डन 1 सेकंड में निकल सकता है अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाओ पोटेंशियल एनर्जी के। तो कि पोटेंशियल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करती। तुम एक चीज को पहले यहां ले गए, फिर यहां ले आए, यहां ले गए, यहां ले आए। अरे फाइनली तुमने क्या किया? तुमने यहां से यहीं तो लेके आए। तुम पहले ऊपर ले गए थे, फिर यहां ले आए, तो फाइनली तुमने क्या किया? यहीं तो रखा। इनिशियली कहां था? यहां। फाइनली कहां था? यहां। बस माइनस कर दो दोनों को माइनस कर दो। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। जिस मर्जी से ले आऊं मैं चला करके इसको, तो इसलिए
अगर मैं यहां पर ये लगाऊं, देखियो जरा, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, यानी एम जी हाइट फाइनल माइनस एम जी हाइट इनिशियल। एम बोल कितना है 5, जी बोल कितना है 5 ही है ना, नहीं 6 है, 6 है जी, 6 है। 6 इंटू 10 इंटू, बच्चे फाइनली कितनी हाइट पर है ये, मतलब पूरा काम करने के बाद ऊपर नहीं जाने के बाद कितनी हाइट पर है, 5 मीटर पर है ये। मैंने यहां पर 5 पुट कर दिया, ठीक है। इनिशियली कहां था, ग्राउंड से चला था, और ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, मैंने यहां पर पुट कर दिया 0। 6 5 जा 30, 300 जूल। बोलो जी क्या कहते हो, सेम आया कि नहीं आया, सेम वैल्यूज आई या नहीं आई। मैंने पहले ऊपर का वर्क डन निकाला, फिर मैंने नीचे का वर्क डन निकाला, फिर दोनों को जोड़ा तो भी उतना ही आया जितना मैं यहां से यहां तक का निकाल सकता था। 300 300, ये है पोटेंशियल एनर्जी। उम्मीद करता हूं आपको पोटेंशियल एनर्जी समझ में आई होगी अब, कि वो किसी तरीके से पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही, पूरा पाथ आप ऐड कर दो, बस वो इनिशियल और फाइनल पर ही क्या करती है, डिपेंड कर रही है, ठीक है। ये है कॉन्फ़िगरेशन वाली एनर्जी, ये है वो कॉन्फ़िगरेशन वाली एनर्जी। पोजीशन वाली एनर्जी आपको अच्छे समझ में आई होगी उम्मीद करता हूं, ये कॉन्फ़िगरेशन वाली एनर्जी है। बेटा यहां पर 3 एग्जांपल दिए हुए हैं, 3 एग्जांपल। एक, जब एक योद्धा है ना, धनुष चलाने वाला, धनुष बाण चलाने वाला, आर्चर बोलते हैं जिसको, आर्चरी कर रहा होता है, तो अपनी प्रत्यंचा को, जो वो स्ट्रिंग लगी होती है उसको प्रत्यंचा बोलते हैं, उस प्रत्यंचा को पकड़ के पीछे खींचता है, आगे तीर सेट करता है उसके ऊपर, ऐसे तीर लगाएगा, उसको पीछे खींचेगा। जब वो उसको पीछे खींच रहा होता है तो क्या वो वर्क डन नहीं कर रहा, क्या वो वर्क डन नहीं कर रहा, वो वर्क डन कर रहा है। और ज्यादा पीछे तक खींचेगा, तोड़ना नहीं है, ज्यादा पीछे तक खींचेगा तो ज्यादा वर्क डन कर रहा है, तो उस पर जो तीर सेट होगा वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से जाएगा, और कम खींचेगा तो कम काइनेटिक एनर्जी से जाएगा। सोचो सोचो इस बात को। तो वो काइनेटिक एनर्जी तीर की, वो काइनेटिक एनर्जी यानी जो स्पीड तीर में आई, वो कहां से आई, ज्यादा वर्क डन करने से। तो जब आप इस ऑब्जेक्ट पर ज्यादा वर्क डन करते गए करते गए करते गए करते गए, तो उसके अंदर ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती गई। यही होती है कॉन्फ़िगरेशन वाली या ओरिएंटेशन वाली, बनावट वाली एनर्जी। यही है वो बनावट वाली एनर्जी, कि धनुष बाण की बनावट ही ऐसी है, धनुष की बनावट ही ऐसी है कि उसकी प्रत्यंचा के अंदर एनर्जी स्टोर होती जाती है। जितना पीछे खींचोगे उतनी एनर्जी उसके अंदर क्या होती जाती है, स्टोर होती जाती है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल ये स्प्रिंग का है। स्प्रिंग की बनावट ही ऐसी है कि आप जब उसको दबाओगे, तो आप वर्क डन करोगे, और वो वर्क डन एनर्जी में स्टोर होता जाएगा उसकी, और वो दबता जाएगा, और जैसे ही हाथ हटाओगे एकदम झटक के बाहर निकलता है वो झटक के बाहर जाएगा। क्यों जाएगा, कहां से आई काइनेटिक एनर्जी, अरे तुमने भरी थी पोटेंशियल एनर्जी, तुमने कहां से भरी, वर्क डन करके। तो वर्क डन ही स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी में, लेकिन पोटेंशियल दिखती नहीं है, काइनेटिक की फॉर्म में दिखती है। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई। वर्क डन स्टोर होता है पोटेंशियल में, और पोटेंशियल बाद में आपको मिलेगी काइनेटिक के अंदर। ऐसे ही कुछ यहां पर भी हो रहा था, वर्क डन वर्क डन वर्क डन वर्क डन वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी छोड़ते ही काइनेटिक एनर्जी। A compressed or elongated spring has potential energy stored in it, ठीक है ना। आप जब elongate करोगे तो भी एक पोटेंशियल एनर्जी आएगी, छोड़ते अंदर जाएगा, और दबाओगे तो छोड़ते ही बाहर आएगा। तो ये दोनों केसेस के अंदर स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आते हैं, जिसको स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। 11th क्लास के अंदर जाकर के आपको उसका एक्सप्रेशन भी पढ़ना है, हाफ के स्क्वायर होता है, छोड़ दो वो बातें, ठीक है ना। ऐसे ही एक इन्फ्लेटेड बैलून अगर होता है, एक हवा भरा बैलून भी अगर होता है, तो भी उसके अंदर क्या होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। जितना जितना हवा भरते जाओगे उतनी उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, लेकिन ज्यादा ही मत कर देना, ताकि नहीं तो उसके पार्टिकल वीक होकर के वो फट जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ पोटेंशियल एनर्जी के जाने माने एग्जांपल्स थे जो कि मैंने आपको यहां पर दिए। ये चैलेंजर क्वेश्चन है पिछली बार का, कह रहा है कि कितना वर्क डन किया ग्रेविटी ने इस मैन को, जो कि 60 किलो का है, यहां से यहां पहुंचाने में। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो देखो और सीखो बच्चों। ग्रेविटी इसके ऊपर लग रही होगी नीचे की तरफ, mg। मास कितना है इसका, 60 किलो। ग्रेविटी कितनी, 10। कितना आया, 600 न्यूटन, 600 न्यूटन। मुझे एक बात बताओ, यह बढ़ किस तरफ रहा है, ये बढ़ किस तरफ रहा है। आप बोलोगे सर ये बढ़ इस तरफ रहा है,
मैं बोलूंगा नहीं, ये बढ़ उस तरफ नहीं रहा, फोर्स की दिशा में ही डिस्प्लेसमेंट को देखा जाता है तो ही वर्क डन कैलकुलेट होता है। मैंने आपको ये बात समझाई थी। ये चैलेंजर क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी लेवल नहीं है, ये ओलंपियाड लेवल है। तो बच्चों इस दिशा में मैं मानता हूं ये चल रहा है, डिस्प्लेस अल्टीमेटली ऐसे ही कर रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की दिशा को हमेशा फोर्स की दिशा में देखा जाता है। और फोर्स की दिशा में देखा जाए तो भाई नीचे की तरफ तो डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रही, लेकिन इस लाइन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट तो हो रही है। कहां? यहां, ये देखो, देख रहे हो, इधर से इधर पहुंचा ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पहुंचा ना, तो फोर्स के अलोंग यानी इस डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट करी है इसने। भैया इस डायरेक्शन में नहीं पूछ रहा, इसमें पूछ रहा हूं कितनी करी है, तो इसमें कितनी करी है अभी आ जाएगा कैलकुलेट होकर के। ये 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, 4 मीटर, 4 मीटर करिए, सही 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट करिए इस दिशा में इसने। तो आप क्या करोगे, आप पोटेंशियल नहीं वर्क डन निकालना है, वर्क डन निकालना है। वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितनी है भाई, 600 न्यूटन है, लेकिन लग नीचे की तरफ रही है तो माइनस ले ले इसको। और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ कितनी हो रही है, 4 हो रही है, 4 6 चौक 2400, माइनस 2400 जूल इसका आंसर है। ओलंपियाड लेवल है बच्चों, ठीक है, कोई नहीं, घबराना नहीं। ऐसे क्वेश्चन 11th के अंदर बहुत दिखेंगे आपको, 9th लेवल पर नहीं दिखते ऐसे क्वेश्चन। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था भाई, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं है यार। 1 2 3 फोर्स लग रही है, ठीक है। नीचे की तरफ कितनी फोर्स है वो दी नहीं हुई, लेकिन मास तो दिया हुआ ना, मास इंटू mg कर लो, 5 इंटू 10 50 न्यूटन आ गया। तो नीचे की तरफ कितनी फोर्स है, 50 न्यूटन है, इधर 5 न्यूटन है, उधर 20 न्यूटन है। कह रहा नेट फोर्स निकालो, अभी निकालता हूं, पहले इसकी निकालते हैं, चलो ठीक है ना। वर्क डन बाय एफ बाय फ्रिक्शन, दिस एफ इज फ्रिक्शन, ऐसा मान सकते हैं ना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो ये लग रही है इस साइड पर -5, डिस्प्लेस हो रहा है उस साइड पर +10। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है यार, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है वर्क डन, यही फॉर्मूला लगा रहा हूं सब जगह पर। कितना आ गया, -50 जूल। आओ इसको निकालें। वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितनी लग रही है 50, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है 10। क्या करूं, 50 लिख दूं, नहीं जी 0 लिखूंगा यहां पर, क्यों, 90 डिग्री हो रहा है, 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री है, तो कॉस थीटा 0 होता है, कॉस 90 0 होता है। तो इसलिए यहां पर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। आप लोग ये बात जानते हो, ठीक है ना, आपने ये बात पिछले लेक्चर के अंदर सीखी है, किस तरह से एंगल पर लगती है। और ऐसे ही इसका तीसरा वाला भी कर लेते हैं भाई, वही सेम कलर से कर लेते हैं। हाँ ये वाला, ये तो मेन वाली फोर्स जो लग रही है, अप्लाइड फोर्स। तो वर्क डन बाय, यह mg वाली थी, तो यहां कौन सी है, यहां बड़ी वाली है, F इंटू एस वाली। तो F कितना है भैया 20 है, और वो भी राइट साइड पर है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रही है, यानी 10। तो कितना आ गया, 200 जूल आ गया, ये 200 जूल आ गया, ठीक है। नेट वर्क डन भी बोला हुआ है, तो नेट वर्क डन यानी एक स्केलर क्वांटिटी है, सीधी सीधी ऐड होगी। वर्क डन 1 प्लस वर्क डन 2 प्लस वर्क डन 3, तीनों वर्क डन को जोड़ दिया जाए। ये खुल गया, वर्क डन को जोड़ दिया जाए। पहला वर्क डन कितना था, 50, -50, माइनस को माइनस ऐसे कैसे लिखा जाएगा, जूल ना लिखते हैं। वर्क डन 2 0, वर्क डन 3 200, फाइनली आंसर क्या आया 150, ठीक है, 150 जूल्स। ये नेटवर्क डन है, ये नेटवर्क डन है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको ये, और आप लोगों ने इसका आंसर भी जरूर किए होंगे कमेंट्स के अंदर, ठीक है। इस बार के चैलेंजर क्वेश्चन है बच्चों, इस बार के सब बच्चों ने आंसर करने हैं ग्रुप के अंदर, ग्रुप में भी कर सकते हो आप और कमेंट में भी कर सकते हो। ग्रुप आप जानते हो, टेलीग्राम का ग्रुप है ना, इसके आंसर करने हैं आपने। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। और ये भी लेक्चर इतना ही लंबा होने वाला जो ये वाला था, ये भी मुझे पता है काफी लंबा लेक्चर हो गया हमारा, ठीक है। तो ये वाला भी काफी लंबा होगा, क्योंकि डिटेल में डिस्कस करेंगे हम चीजों को, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसके एग्जांपल्स, प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनालिटिकल मेथड से इसको हम देखेंगे, पावर पढ़ेंगे, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, और फिर हमेशा की तरह चैलेंजर क्वेश्चंस तो होंगे ही होंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आया होगा, थोड़ा सा लंबा हो गया, आई बिलीव आपकी एनर्जी खत्म नहीं होगी इस एनर्जी को पढ़ने के बाद, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली बार पावर के साथ, अगली बार पावर पढ़ेंगे। टेक केयर, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें,
ऑल द वेरी बेस्ट।